नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे ऑथेंटिक शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए, 5 दिन हो चुके हैं। मिजोरम के नतीजों के 4 दिन के बाद जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा ने आज सीएम पद की शपथ ले ली। कल तेलंगाना सीएम के तौर पर रेवंत रेड्डी की ताजपोशी हो गई, लेकिन जो नहीं हुआ वो है हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम, जिस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। जी हां, फिलहाल 3 राज्यों के लिए कुल 9 पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ये सभी पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में विधायकों की राय लेंगे, जिसके बाद ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों का ऐलान होगा। माना यह जा रहा है कि पर्यवेक्षकों के सुझाव के बाद ही बीजेपी आलाकमान सीएम के नाम पर रविवार तक मुहर लगा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव के जरिए बीजेपी 2024 को साधने की तैयारी में है। यानी मुख्यमंत्री वही बनाए जाएंगे जो पार्टी को लोकसभा चुनाव की नैया पार कराने में मदद करें। और इन सबके बीच पूर्व एनडीए सहयोगियों और विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्रियों का नाम तय होने में देरी को लेकर सवाल उठा रही हैं। ऐसे में चारों तरफ एक ही सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कब? कोई लंबा नहीं, 2 दिन में हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो भी संगठन तय करेगा वो हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारा बीच का हो, हमारे बीच में रहो। वसुंधरा जी हमारी नेता थी, नेता है। सभी विधायकों से राय ली जाएगी, जिन पे सहमति बनेगी उस राय को केंद्र को अवगत कराया जाएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और जिस पर वो मोहर लगाएंगे उसकी घोषणा की जाएगी। किस इंतजार कर रहे हैं और मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि किसका होगा। तो सस्पेंस ही सस्पेंस है। पता कब चलेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत में करूंगा। अतुल पाटिल मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। अजय आलोक बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप सिंह जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उनके पास भी आपके लिए चलूंगा। और पंकज शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले नीरज पांडे आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली से लगातार आप तमाम बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऑब्जर्वर जो नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए लगभग 5-6 घंटे का वक्त हो चुका। इन घंटों में कुछ अपडेट, कुछ नई जानकारी, कुछ हुआ हो तो बताइए। देखिए, अगले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है और मेरी जानकारी के अनुसार सभी जो पर्यवेक्षक हैं आपस में जिस टीम में जिसको जाना है आपस में संवाद चल रहा है। और मेरी जानकारी ये भी है कि कल सुबह तक सभी पर्यवेक्षक अपने अपने राज्यों में चले जाएंगे। इस बीच में आपको ये भी जानकारी दे दूं कि चूंकि राजस्थान का जहां तक मसला है, राजस्थान में वसुंधरा राजे अभी भी दिल्ली में टिकी हुई हैं और माना यह जा रहा है कि देर रात तक उनकी एक बार फिर से मुलाकात आला कमान के नेताओं से हो सकती है, यानी कि भाजपा के अध्यक्ष और अमित शाह जी से उनकी मुलाकात दोबारा हो सकती है। तो इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ रहेगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि पर्यवेक्षकों पर सबकी निगाहें हैं और पर्यवेक्षक कब पहुंचते हैं। कल सुबह निकलना है दिल्ली से, जयपुर जाएंगे। नीरज, बीच में आपको रोक रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान का एक संबोधन हो रहा है, जरा सुनते हैं। पहले 10 साल में और बाद में 1.25 साल में जनता ने उनको नकारा है। उनने जनता के साथ छल किया, धोखा किया, कर्जा माफ सहित कई वादे किए थे, पूरे नहीं किए, तो जनता ने बदला लिया है। धन्यवाद। तो नतीजों पर अपनी बात शिवराज सिंह चौहान रख रहे थे। नीरज, अपनी बात पूरी कर लें आप। जी, तो मैं यही कह रहा था कि पर्यवेक्षकों की टीम जाएगी कल। उसके बाद मेरी जानकारी के अनुसार कल ही शाम तक विधायक दल की बैठक हो जाएगी और कल शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मोटी मोटी बात यही है कि पर्यवेक्षकों के जाने का इंतजार है। समय निर्धारित अभी नहीं हुआ है सुबह जाने का, लेकिन सुबह कितने बजे निकलते हैं थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा। जी अखिलेश। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कल शाम तक स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी कौन सीएम बनने जा रहा है इन राज्यों में। अजय आलोक जी, सीधे आप ही के पास में आना चाहूंगा। ये इतना वक्त जो लग रहा है, मुलाकातें इतनी सारी चल रही हैं, उसका क्या मतलब निकालें हम लोग? देखिए, जब समुद्र मंथन होता है तभी अमृत निकलता है। और हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं कि एक परिवार को फैसला करना है, भैया बहना बैठे, मम्मी बैठी हैं, फैसला हो गया 5 मिनट में। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें सबकी राय ली जाती है, सबकी शुमारी ली जाती है। आगे भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर लीडरशिप को देखते हुए आगे कमान कैसे हाथ में रहे, किसके हिसाब से जनता का समर्थन हमें मिले, कौन ज़्यादा
अपनी बातों को अच्छी तरह से जनता तक पहुंचाने में सक्षम है। इन तमाम पहलुओं पर निर्धारण करते हुए पार्टी फैसला करती है, उसके हिसाब से समय ले लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कोई अनयूजुअल प्रक्रिया नहीं है। और देखिए, ये करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य की स्टीयरिंग उसके हाथ में होती है। आपको मुख्यमंत्री बहुत सोच समझ के ही बनाना पड़ता है, जो राज्य को सही ढंग से चलाए। अब कांग्रेसियों की तरह मुख्यमंत्री अगर हम बनाने लगे, तब तो देख लीजिए आज ही 200 करोड़ पकड़े गए हैं। 200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं कांग्रेस सांसद के हाथ। सोचिए मुख्यमंत्रियों के पास कितना पैसा होगा। भूपेश बघेल के हम लोग छत्तीसगढ़ के समय बोलते थे कि महादेव ऐप 15,000 करोड़। जरा सोचिए जरा अखिलेश जी कि 1 करोड़ रुपया कितना होता है। 1 लाख इंटू 100 लाख तो 1 करोड़ बनता है। वैसे वैसे 15,000 करोड़, आज 200 करोड़ मिले हैं। मतलब ATM मशीन गिनने में खराब हो गई। तो हमारे यहाँ आज तक ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पिछले 25 साल में क्या भारतीय जनता पार्टी का एक भी मुख्यमंत्री किसी पे भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे, किसी के यहाँ ऐसे पैसे की बरामदगी हुई? लेकिन TMC देख लीजिए, RJD देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए। तो हम लोग बहुत ठोक समझ के राज्य की जनता की पटवार उसी के हाथ में देंगे जो राज्य को बहुत अच्छे ढंग से। अतुल पाटिल जी, समय इसलिए लग रहा है क्योंकि बिल्कुल ठोक बजाकर परख कर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपके यहाँ जैसे होता है कि भाई भैया बहना मम्मी बेटी बैठे और तय कर लिया, ऐसा नहीं होता है, जया लोग कह रहे हैं। तो जहर जो है, जहर उगले बिना तो डिबेट हो ही नहीं सकती उनकी। तो मुझे ये बताए कि आनंदीबेन पटेल से लेकर जो इन्होंने मंथन किया था, तो अमृत यही निकला था क्या? पहले आनंदीबेन पटेल, फिर विजय रूपानी, फिर भूपेंद्र पटेल बदले गए। फिर यही मंथन आपने उत्तराखंड में किया था क्या? जहां कितने रावत बदले आपने? त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत, पुष्कर धामी लाए गए। तो ये मंथन करके ये जहर निकला था या ये अमृत है? या फिर सुबह साहब को लगा था कि नहीं अभी मैं एक काम करता हूँ, विप्लव देव को त्रिपुरा का बना देता हूँ और खट्टर को जो है वो हरियाणा का बना देता हूँ। तो ये कौन सा मंथन है? और ये कौन से 2 दोस्त है जो बैठे और एक तीसरा दोस्त जो है वो 32,000 करोड़ खाकर डकार भी नहीं दे रहा है। 20,000 करोड़ रुपए जो है शेल कंपनी के, 12,000 करोड़ जो कोयला है, कोयले के ऊपर ओवर इन्वाइसिंग करके कमाया है, जिसका खामियाजा आम आदमी बिजली के बढ़ते हुए बिल देकर भर रहा है। डकार भी नहीं दे रहे। नो इंक्वायरी, नो करप्शन, ये सारी पॉलिसी चल रही है। 25 लाख करोड़ अपने दोस्तों के माफ कर दिए। उस दिन संसद में उत्तर दे रहे थे, नहीं माफ कर दिए हैं दोस्तों के, डकार भी नहीं दे रहे। नो इंक्वायरी, नो करप्शन, 25,000 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं। आप तो मंथन की बात कर रहे थे, या अतुल पाटिल पूछ रहे कौन सा मंथन है? और अमृत निकला कि जहर? अब अमृत तो हमारे लिए निकला, जहर उनके लिए निकला। इसलिए क्योंकि पुष्कर धामी जब बने तो उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकार हमारी दोबारा बनी फुल मेजॉरिटी से, जो आज तक उत्तराखंड में नहीं हुआ था। अमृत हमारे लिए था, जहर उनके लिए था, क्योंकि हरियाणा में फिर से खट्टर साहब के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। अब देखिए, मैंने जब बोला कि माता भैया बहना माता से पूछ के मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो उस पर कोई जवाब नहीं इन्होंने नहीं दिया। कह रहे कि जहर उगल रहा हूँ। जहर कहाँ उगल रहा हूँ भाई? सच्चाई है, ये सच्चाई है कि नहीं है? और आज ये सच्चाई नहीं है कि आपके राज्यसभा MP के पास 200 करोड़ रुपए मिले हैं? क्या जवाब देंगे? सोनिया गांधी चुप क्यों है इस पे? खड़गे साहब चुप क्यों हैं? कहां से लाए 200 करोड़? कुबेर ने धन वर्षा की थी कांग्रेस पार्टी पे। खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेलते हैं, नोट पकड़े जा रहे हैं, उस पर जवाब नहीं देंगे और इधर उधर की बात करेंगे। 25 लाख करोड़ जवाब दीजिए अतुल पाटिल जी, पहले इस पे जवाब दीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाओ। कुबेर कैसे धन वर्षा कर रहे हैं आप लोगों पर? 300 यूनिट। देखिए, पर्यवेक्षक हमने भेजे। हमारे वक्त अगर रहता तो टाइटल क्या होते? कांग्रेस में असमंजस, कांग्रेस में घमासान, राजे दिखा रही है मोदी जी को आंखें। अब क्या होगा, कैसा होगा, अब कहां बनेगी सरकार? 200 करोड़ जनता ने तो चुन दिया, जनता ने तो चुन लिया। अब कहां होगा? अरे करप्शन की, बीच में बोला नहीं था मैं। आलोक भैया, जब चिढ़ते हो ना आप तो बीच में बोलते हो। जब सच्चाई की पोल खोलता हूं मैं तो आप चिढ़ते हो, आप बीच में सुनते नहीं हो। मैंने 25 लाख करोड़ की बात की थी, कान में बता के गया था विजय मल्ल्या, अरुण जेटली जी के। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, बोलना ठीक नहीं लगता है। ललित मोदी के लिए किसने मांगी थी? सुषमा स्वराज जी नहीं है। अरे 200 तुम्हारे ऐसे जहर उगलने का काम हम नहीं करते हैं। इतने पेपर फूटे हैं हरियाणा में, इतने पेपर। सुनिए ना, आपके बीच में नहीं बोला मैं, आपके बीच में नहीं बोला मैं। बोलिए अपनी बात जल्दी रखिए। गडकरी को लैम्ब्रेटा पे देखा है। मेरे नैनीहाल के बाजू में, नैनीहाल के बाजू में है उनका घर। अभी 4-4, 5-5 बंगले हैं नागपुर में। हेलीपैड बनाने की बात चल रही है घर पे। 10,000, 12,000 करोड़ की तो खुद ही बात करते, इतना बिजनेस बढ़ाए करके। ये हमें ना सिखाया आप। नो इंक्वायरी, नो करप्शन की बात मत बताइए। कभी भी आप इंक्वायरी लगाते नहीं है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से डरते हो आप, और मीडिया पे प्रेशर डालकर ये टाइटल क्यों नहीं चल रहे आज बताओ मुझे? असमंजस में भाजपा, सुना तो एक टाइटल।
रमन ने डाला दुविधा में, है ये टाइटल क्यों नहीं चलते हैं, ये सब बातें क्यों नहीं होती है। अब हम पर्यवेक्षक भेजे तो हमारे यहां सर फुटोवल, आप पर्यवेक्षक भेजे तो अमृत मंथन। ये कौन सा अमृत मंथन है कि 3-3 आप मुख्यमंत्री बदल देते हो। आपको मैं रोक रहा हूं, एक मिनट, एक अपडेट आ गया, एक बड़ी खबर आ गई है। अभी जानकारी हमें मिल रही है मध्य प्रदेश से कि मनोहर लाल खट्टर कल शाम तक वहां पर पहुंचेंगे। पर्यवेक्षक कल शाम तक भोपाल पहुंचेंगे। मनोहर लाल खट्टर और उनके साथ जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए इसी खबर पर। नीरज, कल शाम तक पहुंचने का क्या मतलब निकालें? देरी होगी अभी? देखिए, सब बारी बारी से कल सभी को पहुंचना है अपने अपने राज्यों में। जिन जिन को जिम्मेदारी, जिन जिन राज्यों का पर्यवेक्षक बनाया, उन सबको निकालना है। कुछ सुबह निकल रहे हैं, कुछ शाम को निकल रहे हैं। इसका मतलब सीधे ये हो गया कि कल सभी पर्यवेक्षक उन स्टेशनों में पहुंच जाएंगे और समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार विधायकों की बैठक लेंगे। तो लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार कल ही सब लोग पहुंच जाएंगे। और जैसा आपने भी अभी जानकारी दी कि मनोहर लाल खट्टर कल शाम तक भोपाल पहुंच जाएंगे, जहां पर वो विधायकों की बैठक करेंगे। तो कल शाम तक पहुंचने का मतलब ये हो गया कि कल शाम वो पहुंचेंगे, पार्टी के सीनियर लीडर्स से मुलाकात करेंगे और इससे भी तय हो गया या तो देर रात या नेक्स्ट डे संडे को। नीरज ये संभव है कि फिर मध्य प्रदेश को लेकर कम से कम कल रात तक, शाम तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी, फिर परसों का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर वो कल शाम को पहुंचते हैं, देर होती है तो निश्चित रूप में, चूंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, एक कोने से दूसरे कोने में भोपाल आने में विधायकों को समय लगता है, तो कम से कम एक दिन का समय दिया जाएगा, यानी कि रात भर का समय दिया जाएगा ताकि वो लोग रविवार को पहुंच सके। तो एक चीज़ तो साफ है कि कल और परसों, शनिवार और रविवार, 2 दिनों में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। सभी पर्यवेक्षक कल शाम तक हर हालत से, मेरी जानकारी ठीक है। नीरज पांडे, आप खबर पर नजर बनाकर रखिए, जैसे ही अपडेट होता है मैं लौटूंगा आपके पास। प्रदीप जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, क्या अमूमन इतना वक्त लग जाता है मुख्यमंत्री के चयन में, या कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ पेच है? आलोक जी तो कह रहे हैं कि बहुत ठोक बजाकर समझकर रणनीति के तहत फैसला लिया जा रहा है, इसलिए समय लग रहा है थोड़ा। देखिए, मेरे हिसाब से कम 2 राज्यों में पीढ़ी परिवर्तन होना है, नया नेतृत्व आना है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में हो सकता है शिवराज सिंह चौहान, तो 2 राज्यों में नया नेतृत्व चुनना है। नए ये चयन करना, सामाजिक समीकरण का ध्यान रखना, उसकी राजनीतिक योग्यता, प्रशासन की क्षमता, इन सब के बारे में आकलन, और उसके बाद विधायकों की राय। इसके बाद जो है तय होगा। जो पर्यवेक्षक जाएंगे उनको, मुझे लगता है उनके पास नाम होगा कि इनको पार्टी हाईकमान इनको चाहता है। अब आप विधायकों से पूछिए कि वो इस नाम पर सहमत है या नहीं, और उसके बाद जो है अगर सहमति बन जाती है, कोई बड़ा विरोध नहीं होता है, तो वहीं पर जो है उनके नाम का प्रस्ताव किया जाएगा विधायक दल की बैठक में और नेता चुन लिया जाएगा। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि विधायकों की राय क्या है और कौन सा नाम लेकर पर्यवेक्षक जा रहे हैं। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़, 2 जगह आपको नया नेतृत्व देखने को मिल सकता है, और मध्य प्रदेश में हो सकता है शिवराज सिंह चौहान को एक और मौका मिले। ठीक है पंकज शर्मा जी, जो इतना वक्त लग रहा है, चूंकि रायशुमारी की जा रही है, तमाम विधायकों से बात की जाएगी, इसलिए शायद पंकज जी हमारे साथ नहीं है। प्रदीप जी, एक और सवाल आप ही से, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सवाल यह है, आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व शायद ना बदले, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में नया नेतृत्व देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या सबसे ज्यादा जो पेच फंसा हुआ है वो राजस्थान को लेकर है, वसुंधरा राजे की वजह से? देखिए, राजस्थान को, वसुंधरा राजे को लेकर पेच तो पिछले 5 साल से ज्यादा समय से फंसा हुआ है। 2018 के चुनाव से पहले ही ये सवाल था कि क्या उनको बदल दिया जाए। आपको वो नारा याद होगा जनता का, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। बिल्कुल। तो तब से नाराजगी है लोगों की, और उसके बाद 5 साल तक वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी के संगठन में बहुत सक्रिय नहीं रही। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पार्टी हाईकमान ने ये तय कर लिया है कि राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं होंगी। तो अब सवाल यह है कि कौन होगा, उनकी सहमति से होगा या उनकी सहमति के बिना होगा। जो नाम, जिस नाम पर पार्टी हाईकमान सहमत है, क्या उससे वसुंधरा राजे सहमत होती है? नहीं होंगी तो उनको सहमत कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वसुंधरा राजे सिंधिया का कोई दबाव चले और उसकी वजह से फैसला बदलना पड़े। ठीक है, आकुश श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप।
अक्कू श्रीवास्तव जी, ये तीनों राज्यों में आपको क्या लग रहा है कि कल शाम तक, देर रात तक फैसला हो जाएगा अगर पर्यवेक्षक पहुंच जाते हैं तो, या हो सकता है थोड़ा वक्त और लग जाए, इंतजार करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि 24 घंटे में ये फैसले हो जाने चाहिए, क्योंकि पर्यवेक्षक जो है, जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि कटर शाम तक पहुंचेंगे, लेकिन बाकी सब लोग जो है, जो मेरी जानकारी है वो ये है कि सुबह के आसपास तक पहुंच जाएंगे और दोपहर में कई जगह बैठक भी शुरू हो, कई जगह मतलब जो 3 जगह हैं, तीनों जगह बैठक शुरू हो सकती है। 2 जगह तो कम से कम होने की पूरी संभावना है, छत्तीसगढ़ और दोनों जगहों पर, तो इसलिए वो दिक्कत नहीं होने जा रही है। ठीक है। और उम्मीद ये है कि नाम की घोषणा भी जो है वो एक आध जगह तो हो सकता है कल शाम तक हो जाए, बाकी एक परसों हो सकती है, क्योंकि उसमें समय लग सकता है। तो एक बात और बताइए अक्कू जी, एक और बात बताइए, क्या जो नाम तय कर दिए गए होंगे उन नामों पर सहमति बनाने की कोशिश इन बैठकों में होगी, या उन बैठकों में विधायकों से पूछा जाएगा कि आपकी पसंद कौन है, आप बताएं, वहां से कोई नाम आएगा? देखिए, ये नाम तय हैं लगभग, असहमति का कोई सवाल नहीं उठता। असहमति के स्वर जो बड़े नेताओं के हिस्से के होने थे या जिनके ज्यादा दावे थे, उनसे बातचीत का क्रम करके चीजें खत्म कर दी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि वसुंधरा राजे का विवाद सबसे ज्यादा है, वो भी हल हो गया है और उसमें कोई बहुत सारा नहीं है, लेकिन औपचारिकता ये जरूर होगी कि हर विधायक से बातचीत की जाए, हर विधायक का मन समझा जाए और उनको ये बताया भी, समझा भी नहीं जाए, उनको बताया भी जाए कि ये इच्छा है और इसके पीछे रणनीति ये है कि 24 की रणनीति है, नया नेतृत्व है और आगे संभावनाओं को लेकर के भी उनको बताया जा सकता है कि और आगे क्या क्या संभावनाएं आपके। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। अतुल पाटिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले अतुल पाटिल जी, आपसे सवाल मेरा यह है, आप लोग जो बार बार सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं, या आपकी दिलचस्पी इस बात में कि उनके यहां से कौन सीएम बनेगा, इसकी बजाय आपको हार पर मंथन करने की आवश्यकता नहीं थी कि हम क्यों हार गए, चूक कहां पर हुई, उस पर अगर चर्चा करते तो भविष्य के लिहाज से आपको फायदा हो जाता। लेकिन आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं कि बीजेपी बताए जल्दी की मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे आपको क्या हासिल होने वाला है, क्या मिलेगा आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ऐसा सवाल आपसे पूछूं कि अगर कांग्रेस में ऐसा होता है तो बीजेपी के साथ मीडिया भी 1000 सवाल खड़े करते हैं कि सीएम को लेके बीजेपी आ रहे से सामने सामने, तो उसमें क्या हासिल होता है। हम लोग तो मंथन कर रहे हैं और मंथन में बीबीसी का एक रिपोर्ट आया, मैं जरा पढ़ के आपके सामने बता दूं, थोड़ा देख लेना। 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ की जो आंकड़ेबारी है जो आई थी वो ये थी 66.63% जो है वो मतदान हुआ है। 21 नवंबर को आती है 76.35%। 27 नवंबर को 7 दिन के बाद, उसके बाद में ये रिपोर्ट आता है कि सारी मशीनें जो है वो सीलबंद होकर अंदर रख दी गई है और सारे कर्मचारी अपने घर चले गए हैं। तो 27 नवंबर को 76.60% तक का जो है वो मतदान का आंकड़ा बताया जाता है। तो 3 बार ये आंकड़े बताए जाते हैं जो 84% तक जाता है, जिसमें 18% की ग्रोथ जो है दिखाई देती है। और बीबीसी के रिपोर्ट का कहना यह है कि उससे कम से कम 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर इंपैक्ट हुआ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई, ये कहना चाह रहे हैं आप, दिग्विजय सिंह वाली जो थ्योरी है। अखिलेश जी एक बात समझ लीजिए आप, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये आपका रिपोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने दिए हुए आंकड़े हैं और 3 बार आंकड़े पहली बार देख रहे हैं हम, 7 दिन के बाद पहली बार आंकड़े देख रहे हैं। कह रहा हूं, क्या मैं इसका कह रहा हूं इलेक्शन कि कमीशन आंकड़े किसके, वो मैं नहीं कह रहा हूं, आप साबित क्या करना चाह रहे हैं आंकड़ों के जरिए? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई, छेड़छाड़ की गई, क्योंकि दिग्विजय सिंह से लेकर कई आपके ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, छेड़खानी हुई नहीं तो क्या हुआ है? अगर 7 दिन के बाद फिर से नए आंकड़े आते हैं तो ये आंकड़े कहां से आए? जब ईवीएम सील हो गई, आपकी सब कुछ सील हो गया और उसके बाद में 7 दिन के बाद अगर आंकड़े आते हैं तो फिर इसे छेड़खानी माने नहीं जाएगी, ये तो क्या किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में क्यों नहीं किया? इसका संज्ञान नहीं लेगी? जब स्ट्रांग रूम फोड़कर मध्य प्रदेश में, तो तेलंगाना में क्यों नहीं किया गया भाई, ये भी तो पूछा जाएगा ना। तेलंगाना में एक ही बार में डिक्लेयर हुआ है। देखिए अखिलेश जी, तेलंगाना में ऐसी कोई 3 बार की आंकड़े नहीं आई है फिगर्स, यहाँ फिगर्स 3 बार आई है, ये सामने है आंखों के। ठीक है अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। संज्ञान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये मुझे बताइए। अजय आलोक जी, इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए, पूछ रहे हैं कांग्रेस के नेता। एक अखिलेश जी, हेलो, हाँ बोलिए अजय जी। मैं कह रहा हूँ वो कहावत आपने सुनी है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये लोग कांग्रेसी साले, अब सारे कांग्रेसी खंबा नोच रहे हैं।
अब ये अरे कह ये रहे आंकड़े 36 7 पहले दिन के बाद 66% आने के आया, बाद भी फिर आपको 76% आपको आया। नहीं लगता है कि ये इसका संज्ञान राज्यों लेना में बीच चाहिए? में नहीं, बीच में मत बोलिए भाई, बीच में क्यों बोलते 18% हैं? बीच में क्यों बोलते हैं? मैं आपके समय नहीं में नहीं बोल आलोक रहा भाई था, ये नहीं तो ना। बताओ ना, मैं आपके किसी समय ने नहीं बोल बिल्ली रहा था, खंबा सुनिए नोचे बोल रहे थे आप, तो एक आप मिनट, बताइए ना अतुल आलोक भाई जी, सुनिए तो सही, बीच में। अरे मैं 18% जानता हूँ आप मतदान व्याकुल कैसे भारत बढ़ हो गया? गए हैं। मतदान- अरे भाई मैं मशीन जानता हूँ, मशीन सील मैं होने के बाद जानता उसका हूँ जवाब आप दो ना। व्याकुल। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, इसका जवाब दो सुनिए ना। अरे सुनिए ना, मैं जानता हूँ आप मैं कोई व्याकुल भारत व्याकुल हो नहीं चुके हूँ। हैं, सारे कांग्रेसी भी सारी व्याकुल जनता भारत हो जानती गए है हैं। क्या हो रहा है। इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में राज्यों में चुनाव कौन करवाता ये है? देखो मोदी जी क्या बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है, लेकिन राज्यों में चुनाव राज्य की मशीनरी ही करवाती है। छत्तीसगढ़ में आप ही का राज था। अगर आप ही के राज में आप अपना कंट्रोल नहीं कर पाए, तब तो आप राज करने लायक बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल हट जाना चाहिए। क्या ये सब फालतू की बातें करते हैं? तेलंगाना में एक बार में आ आलोक गया जी था, वहाँ अपने पे अकल 2 का बार में प्रदर्शन आया। मत कीजिए। मिजोरम में क्या हुआ? अपने अकल का प्रदर्शन मिजोरम में मत आप यूरोप कीजिए। में क्यों आउट हो गए? हमें तो 2 इलेक्शन सीट कमीशन मिल को गई। ट्रांसफर हो जाता है पूरा स्टाफ। नहीं, दो राज्य सीट में सरकारों मिजोरम का में कोई फिर मिल उसमें गई। जोर नहीं आपको होता वहाँ है, पे कोई 0 हो कंट्रोल गया। नहीं अरे होता आप है। कांग्रेस ऐसी और चलिए बड़ी खबर आ रही है, मैं एक मिनट आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा। अतुल जी आऊंगा, आगे आपको मौका दूंगा बोलने का, अपनी बात रखिएगा। लेकिन एक डेवलपमेंट है, दर्शकों को मैं बता दूं, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के बीच में मुलाकात हुई है। राजनाथ सिंह जो कि ऑब्जर्वर हैं राजस्थान के, उनकी मुलाकात अभी अभी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो रही है, मिलने के लिए पहुंचे हैं। सीपी जोशी और प्रहलाद जोशी भी साथ में हैं। सीपी जोशी, प्रहलाद जोशी राजनाथ सिंह के साथ, जेपी नड्डा के साथ यह मुलाकात हो रही है। सवाल यह कि इस मुलाकात का क्या कोई कुछ बड़ा हासिल होने वाला है? नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। नीरज, देखिए ये बहुत अहम मुलाकात है अखिलेश, क्योंकि राजनाथ सिंह ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। उन्हें कल राजस्थान जाना है, लेकिन ठीक उससे पहले वो मिलने पहुंचे हैं जेपी नड्डा से। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जब वो पहुंचे हैं मिलने, तो उसी समय सीपी जोशी जो कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रहलाद जोशी जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी रहे हैं, वो दोनों लोग भी पहुंचे हैं। तो ये मुलाकात क्या इसलिए है कि किसका नाम प्रस्तावित किया जाए, इस बात की चर्चा करने के लिए, या प्रक्रिया क्या हो इस बात के लिए, क्या कुछ होना हो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिशा निर्देश लेना है, ये तमाम चीज़ों के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है इस बैठक से पहले। जी अखिलेश। तो सीपी जोशी भी और प्रहलाद जोशी भी दोनों इस बैठक में मौजूद हैं। जैसे ही कुछ अपडेट वहां से आएगा, कोई जानकारी आएगी, आगे आप तक पहुंचाएंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह खास कवरेज लगातार जारी है, पल पल का हाल लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। विधानसभा के जो चुनाव हुए, जिन राज्यों में बीजेपी जीती, वहां पर अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आखिर इसके पीछे क्या बीजेपी की कुछ खास रणनीति है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, कहीं कोई पेच फंसा हुआ है? सवाल तमाम है, इन्हीं के इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं। और प्रदीप जी, अब सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा ये बताइए, आपका आकलन राजस्थान को लेकर क्या कहता है? आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चेहरा नहीं बदलेगा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चेहरा बदल सकता है, तो क्या राजस्थान में कोई खास प्रयोग हो सकता है? नहीं, देखिए मुझे खास प्रयोग की किसी उम्मीद नहीं है। भैरव सिंह शेखावत के जमाने से राजपूत समाज से बीजेपी अपना नेता बनाती रही है, और मुझे लगता है इस बार भी जो है इसी समाज से बनेगा। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में आजकल जिस तरह की राजनीति है, उसमें यह संभव है सामाजिक समीकरण साधने के लिए किसी और समाज से डिप्टी सीएम बने। ये संभावना मुझे छत्तीसगढ़ में भी लगती है और राजस्थान में भी लगती है। मध्य प्रदेश में भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो डिप्टी सीएम जो है एक अलग समाज से हो सकता है, तो उससे 2 प्रमुख समाजों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास हो सकता है। उसके अलावा कोई बड़ा प्रयोग हो जाएगा, मैं आप जिस ओर इशारा करना चाहते हैं मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा प्रयोग होगा ऐसी मुझे उम्मीद नहीं। अच्छा अक्कू जी, ये बताइए, अगर वसुंधरा पिछड़ती नजर आ रही हैं वहां पर, जो कि एक दमदार चेहरा रही, वहां पर मुख्यमंत्री कई बार बन चुकी हैं, चुनाव के आखिर तक उनकी दोबारा से सक्रियता भी बढ़ी थी, तो अगर वो पिछड़ रही हैं अब, तो क्या वजह उसके पीछे आपको नजर आती है? नहीं, वसुंधरा हमेशा जो है वो चुनौती देती रही हैं, ये मैं पहले से भी कहता रहा हूँ, और वो आला कमान को एक तरीके से चुनौती देती रही। जब पिछले चुनाव में हारी थी और उसके बाद से उनको कहा गया कि साहब आइए केंद्र की राजनीति कीजिए, केंद्र में उपाध्यक्ष पद पर काम संभालिए, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी भी वो काम संभालने की कोशिश की और ना ही उसमें रुचि दिखाई। चुनाव के आखिरी समय में जरूर वो अपने यहाँ सक्रिय हुई ज्यादा, और अपने लोगों तो खैर मिलती रही, जुलती रही, अपना काम करती रही। उनको पता था, अंदाजा था कि उल्टा पुल्टा वाला प्रदेश है ये, एक बार हमारी एक बार तुम्हारी सरकार होती है। और आखिरी दिनों में जब सक्रियता हुई है उनकी,
तो वो उनको लगा कि अब इस बार जरूर हो जाएगा मामला तमाम योजनाओं के बावजूद। तो उनको एक लग रहा था कि हाँ अब सक्रिय होने का वक्त है और फिर उनमें एक मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर है, वही जैसे कि होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आला कमान को तो ये भी देखना है भाजपा को कि नया कैसे खून आएगा, कैसे उसको चुनौती ना देने वाला खून होगा। तो वसुंधरा अपनी, और हाल के दिनों में जो उन्होंने किया, पहले विधायकों को बुला लिया चाय पे या खाने पर, फिर उसके बाद में और लोगों से मेल मुलाकात वाला, और जो संदेश देने की कोशिश की कि मैं ही हूँ, वो संदेश से शायद मुझे लगता है कोई भी आला कमान, और वो भी भारतीय जनता पार्टी वाला आला कमान, वो भी मौजूदा बीजेपी का आला कमान, अभी की जो मौजूदा बीजेपी है, यहाँ पर कोई बाहें मरोड़ ले ऐसा लगता नहीं कि कोई कर पाएगा अभी की जो स्थिति है। बहरहाल अजय आलोक जी, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आना चाहूंगा कि हमने तीनों राज्यों में देखा कि आपके पास क्षेत्रीय शत्रप थे, बड़े नेता थे, इसके बावजूद आप लोगों ने उन्हें पर्दे के पीछे रखा, नेपथ्य में डाल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरे के तौर पर नजर आए इन राज्यों में, विधानसभा चुनाव में भी, और उसके बाद इस तरीके की बड़ी जीत आप लोगों को मिल गई। तो कहीं ना कहीं आप एक इस स्थिति में हैं कि आप कोई प्रयोग कर सके। तो क्या आपको लगता है कि इन राज्यों में कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा, नए प्रयोग होंगे, कुछ ऐसा चेहरा सामने आ सकता है जो चौंका भी दे, कोई शॉकिंग एलिमेंट हो उसमें? बीजेपी ऐसा करती रही है, इसलिए पूछ रहा हूं सवाल। देखिए अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली अगर आप देखिएगा तो हमारी कार्यशैली में सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव इस देश में ये आया है कि पहले हमेशा लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी जब से राज्यों में सरकार बनाने लगी या केंद्र में सरकार बनाने लगी, तब से प्रो कम्बेंसी की बात होने लगी। प्रो कम्बेंसी क्यों? क्योंकि सुशासन, मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो हमारा है, उसको जनता पसंद करती है। आप ये देखिए कि कांग्रेस का क्या कारण है कि मध्य प्रदेश या राजस्थान से 5 साल बाद चले जाना। हमारा क्या कारण है कि उत्तराखंड दोबारा, जो कभी कोई नहीं जीतता था, हमने वहाँ रिवाज बदला, हमने हरियाणा में रिवाज बदला, हमने देश में रिवाज बदला। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि गुड गवर्नेंस, एक भ्रष्टाचार मुक्त, जैसे मोदी जी की गारंटी है ना कि हम विकास के रास्ते पे चलेंगे, जो मोदी की गारंटी है ये सबसे बड़ी गारंटी है। तो कांग्रेस की भी एक गारंटी है, चोरी करने की गारंटी। कांग्रेस जहाँ जाएगी वहाँ चोरी जरूर होगी, ये गारंटी है। और इसी के कारण इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लोग पसंद नहीं करते हैं। पहले विकल्प नहीं था, आज की तारीख में जनता के पास एक सशक्त विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमारी पार्टी के प्रति, हमारी जनता के प्रति दायित्व और जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि भाई हम जो भी चुने, जिसको भी चुने, एक सोच समझ के चुने, आगे भविष्य के 20 साल के अगली की राजनीति को देखते हुए चुने, और एक मजबूत विकल्प देखे जो स्टेट को सही डायरेक्शन में ले जाए। नहीं तो हम भी अगर चोरी की गारंटी देने लगे कांग्रेस की तरह, तो फिर चोरी की गारंटी चुनना है तो 5 मिनट में चुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अतुल जी जवाब देंगे, चोरी की गारंटी अगर रहे मुद्दा और उसके तहत चुनना पड़े तो 5 मिनट में वो फैसला कर लेते हैं, अजय जी कह रहे हैं। देखिए, प्रो इनकम्बेंसी तो 17 साल तक देखिए, ये 9 साल में कितने चुनाव मोदी जी हारे हैं। मोदी जी पंजाब 2 बार हारे, दिल्ली 2 बार हारे, कर्नाटक हारे, मध्य प्रदेश हारे। मोदी जी कहाँ नहीं हारे? मोदी जी दक्षिण में हारे, मोदी जी उत्तर पूर्व में हारे, मोदी जी पूर्व में हारे, बंगाल में हारे, बहुत जगह हारे हैं। हाँ, अगर चोरी की गारंटी की बात करेंगे तो जरूर है। मेहुल भाई को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। वो चोरी करके भागा देश में, उसे एनओसी दी है मोदी सरकार ने कि वो वहां से एंटीगुआ से अपनी सिटीजनशिप ले ले। ये चोरी की गारंटी है। देवेंद्र परमार जो है वो 18 करोड़ से लेकर 500 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ का आया, वहां ईडी गई नहीं। शायद हो सकता है तोमर जी मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि 10,000 करोड़ तक की चोरी की है उन्होंने, कोई ईडी नहीं, कुछ नहीं। तो चोरी की गारंटी जो है वो सामने दिखती है। 450 रुपए का सिलेंडर एक राज्य में देने की बात करते हैं, वहां देते नहीं, देखते पूरे देश में देते। राहुल सोनिया जमानत पे क्यों है बताता हूं मैं। और यही मोदी जी है, देखो मैं सुनवा रहा हूं मैं आपको, देखिए सुनिए। राहुल सोनिया जमानत पे क्यों है? अभी डरिए मत, ये मोदी जी है, ये देखिए ना, भागे नहीं है तुम्हारे जैसे, अरे लड़ रहे तुम्हारे से, तुम्हारे चोरों से लड़ रहे, ताकत से लड़ रहे। आजादी की लड़ाई में क्या बोल रहे मोदी जी? सुनो, हुए थे क्या? आजादी की लड़ाई में मुकदमा चला था क्या? सुनो, आजादी की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई, राहुल सोनिया आजादी की लड़ाई में तुम क्या मुखबरी कर रहे थे? पेंशन खा रहे थे, मुखबरी कर रहे थे, पेंशन खा रहे थे, और जो मुस्लिम लीग के देश के विभाजन किया उसके साथ सरकार में बैठे थे, सिंध में बैठे थे, पंजाब में बैठे थे, और पश्चिम भाषाई मर्यादा का ख्याल हमें रखना चाहिए बातचीत में। बहरहाल आपस में झगड़ा मत कीजिए, मत उलझिए। सवाल है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, समय नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल लगातार बरकरार है। ऐसा लगता है कि मानो यक्ष प्रश्न बन गया हो, इसका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन देखिए, अभी जो एक बड़ी खबर आ रही है, मुलाकातों का दौर जारी है। जेपी नड्डा से, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है।
राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं राजस्थान के। तो इस मुलाकात से क्या खबर आएगी वो तो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बीजेपी कैसे चौंकाती रही है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपके सामने जो तमाम नाम आ रहे हैं, मनोहर पर्रिकर हो, देवेंद्र फडणवीस हो, मनोहर लाल खट्टर हो, रघुवर दास हो, योगी आदित्यनाथ हो, भूपेंद्र पटेल हो, माणिक साहा हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, पुष्कर सिंह धामी, ये ऐसे नाम थे जो कभी चर्चा में रहे नहीं और अचानक से ये नाम सामने आ गए थे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो अभी मतदान हुआ, जो नतीजे आए, चाहे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहां भी ऐसा ही कुछ अप्रत्याशित होने वाला है क्या? इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।